हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज फिर से हम मिल रहे हैं हमारे डिस्कशन के लिए, जहां पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंडर हम पढ़ने वाले हैं कि फंक्शनल इक्वेशंस किस तरह से नजर आती हैं। फंक्शनल इक्वेशन ये पहली बार नहीं है जब हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले फंक्शंस चैप्टर के अंदर भी हमने टुवर्ड्स दी एंड फंक्शनल इक्वेशन का डिस्कशन किया था, लेकिन वहां पर हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया था टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड आइडियाज। या तो हम अपने स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस के ऊपर बात करते हैं फंक्शंस चैप्टर के अंदर, या फिर हम बेसिकली रिप्लेसमेंट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं कि कैसे उन अप्रोचेस की मदद से हम यहाँ पे फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देन देयर इज वन मोर आइडिया विच वी नीड टू डिस्कस नाउ, क्योंकि इसके पहले हमें क्या नहीं आता था, इसके पहले हमें यहाँ पे मतलब आता नहीं था इन द सेंस हमने पढ़ा नहीं था, विच वॉज कि यार LHD RHD के यहाँ पर डेफिनेशंस आपके क्या होते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस आइडिया ऑफ गेटिंग टू द फंक्शन, जहां पर आपके इसमें फंक्शन ऑब्वियसली कैसा होना चाहिए, फंक्शन आपके इसमें डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, राइट, जहां पे हम LHD या फिर RHD के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। एंड स्पेशली हम यहाँ पे RHD के एक्सप्रेशन को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है उसमें नीचे है ना H आता है, LHD लिखते तो उसके अंदर -H आता है, राइट। सो व्हाट वी कैन सी इज कि अगर मुझे किसी भी A पॉइंट के ऊपर अगर RHD का वैल्यू लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं कि आपका RHD का वैल्यू f' प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h होता है। सो मैं अगर इन जनरल मैं किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं निकालना चाहता, मैं इन जनरल फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, इन जनरल में फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम इसको f' क्रिएट कर सकते हैं। मतलब x की जगह बस a का रिप्लेसमेंट, a की जगह x का रिप्लेसमेंट अगर मैं यहां पे कर देता हूं तो मेरे पास में f' के लिए एक एक्सप्रेशन रेडी हो जाता है, ठीक है ना। सो आइडिया इज टू यूज दिस डायरेक्शन ऑफ थॉट, जहां पे हमारे पास में फंक्शनल इक्वेशन गिवन होगी एंड हम इस एक्सप्रेशन को एज अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे। ऑलराइट, सो काफी मतलब यहां पर जो है स्पेसिफिक टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे जिनके ऊपर इसको आप अप्लाई करना प्रीफर करोगे। एंड वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैन लुक लाइक दिस, ठीक है ना। तो हम यहां पर जो आइडिया है उसको इस क्वेश्चन के साथ में समझते हैं एंड देन विल डू मल्टीपल क्वेश्चंस, ताकि आपको यहां पर एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, वेयर यू वुड नाउ नो व्हेन यू सी अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इक्वेशन कि कैसे आगे प्रोसीड हमने करना चाहिए, राइट। सो फंक्शनल इक्वेशन, यस, मेरे ख्याल से अब तो आप यहां पे क्योंकि फंक्शन चैप्टर पढ़ के आए हैं, सो यू नाउ नो कि फंक्शनल इक्वेशन बोलते से ही आपके दिमाग में क्या आता है, इस तरह का कोई इक्वेशन, इस तरह का कोई गिवन कंडीशन आपके दिमाग में आता है, राइट। सो हमारे यहाँ पे थॉट क्या है कि हम पहला ही स्टेप बेसिकली इस चीज को मानेंगे एंड बोलेंगे कि आपका जो f' है वो क्या बनता है। तो फॉर एनी फंक्शन f हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका जो f' है वो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। नाउ फंक्शनल इक्वेशन में हम क्या चाह रहे हैं, फंक्शनल इक्वेशन में हम चाह रहे हैं कि ये नोटिस करें कि यार अगर x प्लस वाई को इस तरीके से लिखा जा सकता है, f ऑफ x प्लस वाई को इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो f ऑफ x प्लस h को कैसे लिखा जाएगा, बस y की जगह h लिख देने से हमारा काम हो जाना चाहिए, राइट। सो ये अगर मैं करता हूं तो मेरा जो डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन क्रिएट होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, वहां पे इस पर्टिकुलर एंटिटी के प्लेस में क्या आने वाला है, इस फंक्शनल इक्वेशन के थ्रू रिप्लेसमेंट आने वाला है, ठीक है ना। सो यहां पर हम लिखना चाहेंगे f ऑफ x, फिर हम यहाँ पे y की जगह रिप्लेस करके f ऑफ h लिखना चाहेंगे एंड एंड में ये x इंटू h बनेगा। सो ये हमने कर दिया इस पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्लेस यूजिंग द फंक्शनल इक्वेशन विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन। अब ये फंक्शनल इक्वेशन आपकी हर क्वेश्चन में चेंज होती रहेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है आपका अलग अलग फंक्शन यहाँ पर जो है फाइनली आउटपुट में आपको दिखेगा एंड लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होने वाला। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा ही इस इक्वेशन को बेसिकली मान के चलेंगे, ऑलराइट। एंड नीचे आपके इसमें क्या आ जाएगा, नीचे आपका यहाँ पे h आ रहा है। सो वन थिंग दैट वी नोटिस इज कि इस तरह के अप्रोच में आपका fx जो है कैंसिल होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे जो बचा हुआ एक्सप्रेशन उसको सिंप्लीफाई करके f' की वैल्यू निकाल पाए। सो अगर आप यहाँ पे आगे देखते हैं तो आपके इसमें क्या बनने वाला है, नेक्स्ट आपके इसमें यहाँ पर दो टुकड़े आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। एक लिमिट h टेंड टू 0 के अंदर आपको मिलेगा fh के नीचे h, एंड अगला तो आपका यहाँ पे x इंटू h के नीचे h जब आएगा तो h आपका कैंसिल हो जाएगा एंड बस x आपका बचने वाला है, ठीक है ना। तो लिमिट अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हो देन यू लुक एट दिस पर्टिकुलर डेटा और आपको पता चलता है कि कहीं पर भी अगर आपको fh अपॉन h का लिमिट h टेंड टू 0 जैसा अगर दिखाई देता है तो उसकी जगह हमें क्या लिखना है, ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके इसमें डेरिवेटिव का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर आपका जो f' का कैलकुलेशन चल रहा है वो अब यहाँ पे समाप्त हो चुका है। आप यहाँ पे जैसे ही लिमिट को सॉल्व करके 3 लिखोगे आपको यहाँ पे f' की वैल्यू 3 प्लस x के बराबर है ऐसा पता चल जाएगा, राइट। सो अब यहाँ पे क्योंकि आपका f' पहले निकल कर आता है तो हमेशा ही आपको क्या करना पड़ेगा, fx तक जाने के लिए एक स्टेप इंटीग्रेशन का करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यूजुअली इंटीग्रेशन का स्टेप ज्यादा मुश्किल होता नहीं है। सो अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो आपको fx मिलेगा और fx के साथ में यहाँ पे आपको 3x, यहाँ पे आपको x² एंड प्लस एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। सो ये पक्की बात हो गई कि ये जो भी फंक्शनल इक्वेशन है जो हमें यहाँ पे दी हुई है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ये फंक्शन आपका कैसा है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है,
राइट। व्हाट आई नीड टू फाइंड इज कि यार मेरे पास यहाँ पे जो सी है वो कितना आना चाहिए। सी अगर मैं पता कर लूंगा कुछ करके तो हमारा काम हो जाएगा। एंड हियर वी यूज द स्टैंडर्ड आइडिया कि यार जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर हम कुछ डेटा सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लेट अस से एक्स और वाई दोनों जगह जीरो डाल दें। अगर एक्स और वाई दोनों के प्लेस में अगर मैं जीरो डालता हूं, विच इज वन ऑफ द आइडियाज कि हम कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट में डालना चाह रहे होते हैं, ठीक है ना। सो आपके पास में जो क्रिएट होगा वो क्या क्रिएट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ जीरो क्रिएट होगा, राइट हैंड साइड में क्या क्रिएट होगा, एफ ऑफ जीरो और यहां पे जीरो, एफ ऑफ जीरो एंड जीरो, इस तरह से आपका क्रिएट होने वाला है। सो एक एफ ऑफ जीरो तो आपका कैंसिल हो जाएगा, विच मींस कि आपका एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो निकल कर आना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज द कंक्लूजन व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस सब्स्टिट्यूशन कि आपका एफ ऑफ जीरो जीरो होना चाहिए। ये हमें क्यों करना पड़ रहा है, अगेन सोचो, ये हमें इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द डेटा टू फाइंड अवर आंसर, है ना। एक डेटा तो इन्होंने जो दिया है वो हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, दूसरा डेटा हमारे पास में नहीं था, तो हमने बोला कि चलो ठीक है यार एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है निकाल के देखते हैं, तो जीरो के बराबर आ रही है। अगर आप थोड़ा सा और लेकिन अगर यहाँ पे एडेड थॉट लेके चलना चाहो तो आप ये यहां से भी कंक्लूड वैसे कर सकते थे, राइट। क्योंकि आपको लिमिट का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर दिखाई दे रहा है, मतलब ये 0/0 फॉर्मेट होना जरूरी है। क्योंकि अगर तो आप कहते हो कि आप यहाँ पे जीरो इनपुट में डाल रहे हो और ऊपर एफ ऑफ जीरो बन रहा है, नीचे जीरो बन रहा है, और एफ ऑफ जीरो अगर इफ इट इज एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम जीरो तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। आपको यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन जीरो मिलेगा जिसका आंसर हमारे पास में 3 कभी नहीं आ पाएगा। सो रादर देन गोइंग विद दिस आइडिया, जो हमारा स्टैंडर्ड आइडिया वैसे तो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये डेटा हमारे पास में नहीं होता है तो हमें इसी रास्ते पे आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसको अवॉइड करो इस क्वेश्चन में क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो यू कुड हैव यूज दिस नॉलेज एज वेल कि यार 0/0 फॉर्मेट जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका फाइनाइट आंसर कैसे आएगा। तो 0/0 आंसर लाने के लिए ये फोर्सफुली आपको एफ ऑफ जीरो जीरो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे भी आप यहाँ पे कंक्लूड करो, आपको अल्टीमेटली पता चला है कि देखो 0/0 इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा, 0/0 इसके अंदर अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे सी, मतलब सी का वैल्यू यहाँ से जीरो आना चाहिए, हमें पता चला। और सी का वैल्यू जैसे आपको पता चलता है तो हम यहाँ पे कॉन्फिडेंटली क्या बता पा रहे हैं, हमारा एफ एक्स का एक्चुअल एक्सप्रेशन बता पा रहे हैं। एंड दिस इज द पर्पज, इजंट इट। फंक्शनल इक्वेशन अगर आपके पास में गिवन होती है तो आपका मेन आइडिया क्या होता है कि आप फंक्शन एफ एक्स फाइंड करके बताओ। अब उसके लिए आप यहाँ पे या तो स्टैंडर्ड अगर फंक्शनल इक्वेशन है जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो वहां पर हम बेसिकली लीनियर फंक्शन ऐसा बोल के के एक्स के साथ में अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको और भी कई सारे स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस ऑलरेडी बता दिए हैं फंक्शन चैप्टर वाली प्लेलिस्ट में, राइट। या तो आप वैसे करते हो लेकिन अल्टीमेटली एफ एक्स निकालते हो, राइट। वैसे यहां पर हमारा मेन काम क्या है कि एफ एक्स निकाला जाए, राइट। एफ एक्स आपका यहां पर क्योंकि ये इक्वेशन ये एक्सप्रेशन आपका बेसिकली क्वाड्रेटिक आ चुका है, तो अब आगे जो भी पूछ रहा है हम बता सकते हैं, ये पूछ रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स। सो लीस्ट वैल्यू अगर आपको बतानी है तो आप यहां पर क्या बोलोगे, लीस्ट वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्या हो गया इसको, ऑलराइट। लीस्ट वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन वैसे आपके इसमें पहले से है, अगर आप ध्यान से देखोगे सो अलग से वैसे करने की जरूरत नहीं है। एफ डैश एक्स अगर कर भी लोगे तो भी आपके इसमें आएगा कितना, आपके इसमें एक्स प्लस 3 ही आने वाला है, क्योंकि उसी को इंटीग्रेट करके आपने यहाँ पे निकाली थी वैल्यू। मतलब आपको अगर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना है तो वो एक्स इक्वल टू -3 पे हो रहा है। अच्छा, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करने का मेन लॉजिक क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे फंक्शन की लीस्ट वैल्यू निकालना है, मतलब मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर आपका डिस्कशन जब भी होता है तो आप डेरिवेटिव कहाँ जीरो हो रहा है उसको देखते हो, और उस डेरिवेटिव इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिनिमा मिलता है, आपको पता है, तो आप ये वैल्यू इनपुट में डाल सकते हो, ठीक है ना। सो आप अगर ये वैल्यू इनपुट में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, -3 इनपुट में डाल के आपको फाइनल आंसर मिलना चाहिए। कुछ नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, देखते हैं यहाँ पर एक्जैक्टली वैल्यू कितनी बनती है। सो अगर मैं यहाँ पे -3 यूज करता हूँ, x इक्वल टू -3, राइट। सो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द मेन आइडिया। मिनिमम वैल्यू के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये 9/2 बनेगा एंड -9 बनेगा, तो -9/2 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनता है, -4.5। ऑलराइट, क्लियर हुआ। सो ये एक काफी अलग तरीका है, राइट। ये तरीका अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था, एंड हम ये इसको पहले डिस्कस कर भी नहीं सकते थे। फंक्शंस चैप्टर में मैं ये अप्रोच डिस्कस नहीं कर सकता था, इसलिए आपको यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स फंक्शनल इक्वेशन वाले टॉपिक को रिविजिट करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारे पास नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसे हम अलग अलग आइडियाज को इस्तेमाल करके हमारा काम करते हैं, ठीक है ना। आगे चल के हमें और भी चीजें दिखाई देंगी। कई बार फंक्शनल इक्वेशन के अंदर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखा हुआ एक्सप्रेशन मिलता है। सो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो अगर आपको पता चलेगा तो वहां पे भी आपको कुछ नए और इंटरेस्टिंग से दिखने वाले फंक्शनल इक्वेशंस मिलने
वाले हैं जो हम आगे चल के ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे। आज नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी अपने जो फ्लो चल रहा है उसके अंदर अभी इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास में आइडियाज आते रहेंगे। फिर एक और आइडिया होता है जहां पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को पार्शियल डिफरेंशिएशन की मदद से भी सॉल्व करते हैं, विच अगेन इज अ गुड आइडिया, बट दैट डिस्कशन कैन बी डन इन सम अदर वीडियो। आज का हमारा जो टारगेट है ना, वो ये है कि हम फंक्शनल इक्वेशंस सॉल्व करना चाहते हैं जहां पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर से जो हमें सपोर्ट मिल सकता है, हम वो वाले क्वेश्चंस अभी यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, राइट। सो आपको यहां पर अगर ये थॉट क्लियर हो चुका है कि हाउ वी आर बेसिकली गोइंग टू क्रिएट द इनिशियल वर्किंग, तो मुझे लगता है कि अब यहां पर आगे आपको दिक्कत आने वाली है। एक बार और करके देखते हैं आपके इसमें यहां पर जो सवाल है, इस बार आपकी फंक्शनल इक्वेशन थोड़ी सी और बड़ी है, फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है ना। अगेन आप देख सकते हैं कि इस तरह का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, तो ये काफी अच्छा सपोर्ट है हमारे लिए। अगेन यहां से देख के आप ये बता सकते हैं कि आपका f(0) का वैल्यू 0 ही होना चाहिए, राइट, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी नोटिस किया था। बट चलो वो बात के लिए है, पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कहां से करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे RSG के डेफिनेशन से कि f' इन जनरल अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे होता है। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h माइनस f(x) अपॉन h के जैसा होता है, राइट। एंड f(x + h) का रिप्लेसमेंट यहां से हमें मिल जाएगा, ठीक है ना, f(x + h), बस यहां पे y की जगह h लिख लेना, ठीक है ना। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, उसके साथ में आ जाएगा आपका f(x + f(h), है ना, रादर देन f(y) f(h). फिर आ जाएगा यहां पे x के साथ में h² एंड देन x² के साथ में x² के साथ में h, राइट। ये जो आया है, अच्छा ध्यान देना, इतना सारा लिखने का बाद भूल मत जाना कि ये केवल इस फर्स्ट टर्म का रिप्लेसमेंट है यूजिंग द फंक्शनल इक्वेशन। अब आपको -(f(x) भी करना है जो फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एंड नीचे आपको क्या मिलेगा, नीचे आपको h मिलेगा, राइट। सो यहां से कैंसिलेशन में क्या जा रहा है, यहां से कैंसिलेशन में f(x) फिर से आपको दिखाई दे रहा है। एंड देन इफ यू सेपरेट थिंग्स आउट, तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप अलग अलग एंटिटीज यहां पर बनाते हैं तो एक तो आपको मिल जाएगा FH/H, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास में, देखो यहां पे आप यहां पे FH/H h टेंड टू 0 बोलो या फिर Fx/x x टेंड टू 0 बोलो, बात तो एक ही है, मतलब यहां पे 1 आने वाला है। अगला आपका यहां पे x × h बचेगा जो 0 हो जाएगा, है ना, यहां पे 0 डाल के, और ये x² बेसिकली आपका बच रहा है, तो ये तो आपके पास में x² ही रहने वाला है, राइट। सो ओवरऑल अगर आप यहां पे देखते हैं तो f' की वैल्यू आ गई आपके पास में, ठीक है ना। f' की वैल्यू आ गई तो आप इंटीग्रेट करके fx निकाल सकते हो, ठीक है ना। सो f' कितना आ गया है, f' आ गया आपके इसमें यहाँ पे 1 इस वैल्यू को बोल रहे हैं, 0 इस वैल्यू को बोल रहे हैं, एंड इसको x² बोल रहे हैं, राइट। सो दिस इज अवर f'। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेनिफिट क्या है कि इन्होंने पूछा भी f'3 ही है। अगर इन्होंने हमसे पूछा होता कि नहीं आप f(3) बताओ, तो फंक्शन में 3 डाल के कितना आ रहा है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता, इसको एक बार इंटीग्रेट करना पड़ता, फिर यहाँ पे जो c आता उसको फाइंड करना पड़ता। c को फाइंड करने के लिए फिर से क्या इस्तेमाल करते हैं हम, यहाँ पे इस आइडिया का इस्तेमाल करके करते हैं कि यार f(0) तो 0 के बराबर है। इस क्वेश्चन में भी, किसी दूसरे क्वेश्चन में कुछ और आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी f(0) 0 आता, तो हम यहाँ पे थोड़ा और स्ट्रगल कर रहे होते क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक पहुंचने में। लेकिन इस क्वेश्चन में स्ट्रगल अभी यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पर जो पूछा जा रहा है दैट इज f'3 का वैल्यू, तो आप यहाँ पे सिंपली 3 डाल दोगे और आपका आंसर यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस वाज इजियर देन द प्रीवियस वन, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन वाला स्टेप आपको नहीं करना पड़ा। ऑलराइट, सो 10 आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, लेट अस लुक एट सम अदर काइंड ऑफ फंक्शनल इक्वेशन। यहां पर देखो, अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे इसको यूटिलाइज करोगे, है ना, क्योंकि आपके पास में जो एक्सप्रेशन है अगर आप वहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज अ गुड लर्निंग पॉइंट, ध्यान से देखना। इसके अंदर कुछ अलग हम करेंगे, ठीक है। पिछला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से एक तरीके से रिपीट ही था व्हाट वी डिड अर्लियर, लेकिन यहां पर हमारे पास में जो आइडिया है दैट इज अगेन टू फाइंड f(x). पहली बात तो क्योंकि यहां पर आपको f(2) पूछा है, अल्टीमेटली f(2) अगर आपको यहां पर पूछा है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहां पर f(x) निकालना पड़ेगा, राइट। अच्छा, f(x) निकालने के लिए हम यहां पर क्या बोलते हैं कि चलो आपका स्टार्टिंग पॉइंट अगर लेटर से f'(x) है, तो आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, आप ये एक्सप्रेशन लिखोगे f(x + h माइनस f(x) अपॉन h, सॉरी। तो ये जो आपके इसमें एक्सप्रेशन है, इसके अंदर अब आप रिप्लेसमेंट कैसे करोगे, क्योंकि इस बार जो फंक्शनल इक्वेशन आपके इसमें अवेलेबल कराई गई है, राइट, उसमें तो जब इस तरह का एंटिटी आपको दिखाई देगा तो उसका रिप्लेसमेंट यहां पर आपको बताया है, लेकिन यहां पे जो है इसके अंदर तो अपॉन 2 नहीं है। जब तक अपॉन 2 नहीं होगा तब तक आप यहां पे इसको कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो अगला जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है उसको यूज नहीं कर पाओगे, राइट। सो उसके लिए हम क्या चाहते हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि यहां पे बस एक 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है ना। सो दिस इज द मॉडिफिकेशन जो हम यहां पे करते हैं। ऊपर आपका 2x आ जाएगा, ऊपर आपका 2h आ जाएगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। एंड इसको भी खाली छोड़ने से मतलब नहीं है, इसको भी आप यहां पे इसी फॉर्मेट में चेंज करो, जहां पे हम ये बोलेंगे कि इसको भी हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x, साथ में 0 लिख सकते हो, साथ में क्या कर सकते हो, 0 लिख सकते हो, और नीचे आपके इसमें यहां पे h आ जाएगा, राइट।
सो हम अगर यहाँ पे आप कंपेयर करते हैं तो हम एक्चुअली x के प्लेस में 2x रिप्लेस कर सकते हैं, y के प्लेस में 2h रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपके यहाँ पे इस तरह के जो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर जो फंक्शनल इक्वेशन दी हुई होती है ये किसी भी रियल क्वांटिटी के लिए वर्क करेगा। तो आप यहाँ पर सोचो कि x की वैल्यू 1 के लिए अगर वर्क कर रहा है तो 2 के लिए भी तो वर्क कर ही रहा है, राइट। सो जस्ट बिकॉज यहाँ पे 2x लिख दिया है इसलिए यहाँ पे आपकी फंक्शनल इक्वेशन वर्क करना बंद कर देगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। या y की जगह आपने 2h डालने का सोचा तो वर्क नहीं करेगी, ऐसा नहीं है, वर्क करेगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हर एक इनपुट के लिए काम करती है फंक्शनल इक्वेशन, ऐसा फंक्शन आपको दिया गया है, राइट। लेकिन हाँ, ये अरेंजमेंट जरूरी है। आप अगर यहां पे समथिंग प्लस समथिंग अपॉन 2 लिखते हो तो ही मुझे पता है कि वो f ऑफ समथिंग प्लस f ऑफ समथिंग अपॉन 2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। सो ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना यहां पर जरूरी है, दैट इज व्हाट वी हैव डन। एंड अब हम यहां पे अपनी फंक्शनल इक्वेशन का इस्तेमाल करके इसको स्प्लिट कर लेंगे। सो ये बनता है बेसिकली f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2h एंड नीचे आ जाएगा 2। ये हमने फंक्शनल इक्वेशन का यूज कर लिया, यहां पर भी यूज कर लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगा आपका f ऑफ 2x, साथ में आ जाएगा प्लस f ऑफ 0 एंड नीचे आ जाएगा 2, ऑलराइट। एंड ओवरऑल नीचे डिनोमिनेटर में आपको h ऑलरेडी मिल रहा था, राइट। सो अब यहां पे कैंसिलेशन देखो, दिस हैज बिकम नाउ अ गुड एक्सप्रेशन टू सॉल्व। आपका यहां पर जो यहां पर बेसिकली सबसे पहले आप नोटिस करो कि जो f ऑफ 2x है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। बीच में माइनस का साइन है तो f ऑफ 2x आपका कैंसिल हो रहा है। एंड व्हाट एम आई लेफ्ट विथ इज बेसिकली दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन व्हिच इज बेसिकली लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h अपॉन 2h। ये देखो एक बार, f ऑफ 2h माइनस f ऑफ 0 और 2 तो हमने यहां पे नीचे भेज दिया। सो ये जो एक्सप्रेशन आपके उसमें आया है, वी वांट टू सी कि यार ये एग्जैक्टली क्या बनना चाहिए, राइट। सो अगर आप देखोगे तो आपके पास में न्यूमरेटर में 0 डाल के f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली f ऑफ 0 का जो भी वैल्यू हो फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 0 बनेगा और डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, मतलब मैं यहां पर क्या लगा सकता हूं, LH रूल अप्लाई कर सकता हूं। LH रूल अगर मैं अप्लाई करूंगा इस पॉइंट पे तो आपका जो यहां पे अगला स्टेप आएगा वो कैसे दिखाई देगा। LH रूल अगर आप अप्लाई करते हो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे आ जाएगा f डैश ऑफ 2h, लेकिन चेन रूल की वजह से एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा माइनस ऑफ 0, क्योंकि f डैश 0 आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। एंड नीचे आपका आएगा 2, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एंड अब आप यहां पर देखते हो तो इंडिटरमिनेंसी इस एक्सप्रेशन में नहीं है। तो अगर आप यहां पे 0 डाल देते हो तो यही आपका क्या आना चाहिए, फाइनल आंसर आना चाहिए इस लिमिट का। सो फाइनल आंसर आपका f डैश 0 के बराबर बन रहा है एंड f डैश 0 आपको दिया हुआ है कि -1 के बराबर है, समझे। सो आपने सॉल्व क्या किया है, f डैश x सॉल्व किया और उसका आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया है, तो ठीक है, ऐसा भी होता ही है। आपके यहाँ पे डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट है मतलब आपके इसमें जो फंक्शन है वो एक लीनियर फंक्शन है, राइट। सो दैट इज वेयर वी विल गो एंड स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चन नाउ। तो हमारे पास में अब जो आया है दैट इज f डैश x का वैल्यू इक्वल टू -1। तो अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको fx मिलेगा इस तरफ, यहाँ पे आपको -x प्लस c मिलेगा जो कि एक लीनियर फंक्शन है। एंड 0 डाल के 1 आएगा, ये इन्होंने खुद ने बता के रखा है, ठीक है ना। 0 डाल के 1 आएगा, ये इन्होंने बताया है, राइट। सो नाउ 0 डाल के 1 आ रहा है, ये अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 बनेगा, राइट हैंड साइड में आपका 0 प्लस c बनेगा। तो c का वैल्यू आपका अल्टीमेटली इसका मतलब 1 के बराबर होना चाहिए, राइट। सो देयरफॉर आपको जो fx फाइनली हम यहां पे कंफर्म कर पा रहे हैं दैट इज -x प्लस 1, -x प्लस 1 आपका यहां पे fx निकला है, डन है क्या। ऑलराइट, सो ये अगर आपका fx निकला है तो मुझे बताओ कि अब आपको पूछा गया है 2 पूछा गया है, f ऑफ 2 पूछा गया है, तो आपका आंसर आ गया कि आपका f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा, -1 के बराबर आएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज योर फाइनल आंसर एज वेल, ऑलराइट। सो यू सॉ कि हमने यहां पर जो है इस फिर से अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको चेंज नहीं किया है, स्टार्टिंग पॉइंट हमने वही रखा है, लेकिन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फंक्शनल इक्वेशन हमने यहां पर फिर कुछ मॉडिफिकेशंस यहां पर किए हैं एंड दैट्स हाउ वी कैन बेसिकली प्रोसीड, डन। ओके, और एक देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन। अब यहां पर जो आपका राइट हैंड साइड में फंक्शनल इक्वेशन वो थोड़ा सा और अलग सा कुछ यहां पर आपको दिखाई दिया है, दैट्स फाइन, है ना। हम यहाँ पे लेकिन अब लेफ्ट हैंड साइड के साथ में अपने आप को ज्यादा अलाइन कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जब भी आपके इसमें g ऑफ x प्लस वाई f ऑफ x प्लस वाई गिवन होता है तो ये हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो है अगर इस अप्रोच का यूज करना है तो। अदरवाइज तो और भी बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, लेकिन इस अप्रोच के लिए बेस्ट सिनेरियो ये है कि आपको x प्लस वाई का यहाँ पर फॉर्मेट अवेलेबल कराया जाए, ठीक है ना। क्योंकि हम स्टार्ट ही कहां से करते हैं, हम स्टार्ट ही अपने f डैश x वाले एक्सप्रेशन से करते हैं। इस बार g डैश x लिख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो g डैश x आपका यहां पर जो बनेगा, क्योंकि फंक्शन का नाम g है, वो बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x एंड नीचे आ जाएगा h। नाउ दिस इज वेयर द फंक्शनल इक्वेशन का यूसेज अगेन कम्स इनटू पिक्चर कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 के साथ में आप यहां पे रिप्लेसमेंट कितना कराओगे, e की पावर h, है ना। y की जगह h लेना चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, नाम ही चेंज करें केवल। सो e की पावर h है, साथ में gx है, एंड यहाँ पे e की पावर में x है और साथ में gh है। ये हो गया हमारा क्या, रिप्लेसमेंट
इस एक्सप्रेशन का, साथ में माइनस ऑफ जी एक्स है, उसको भूलना नहीं है, एंड नीचे आपके इसमें कितना है, एच है, राइट। सो ऑब्वियसली जी एक्स साथ में आएंगे, इस बार कैंसिल तो नहीं हो पा रहे हैं, बट दैट्स फाइन, कुछ ना कुछ यहां पे अच्छा बन जाएगा, दैट इज द होप। सो लिमिट एच टेंड टू 0 के साथ में जब मैं जी ऑफ एक्स कॉमन निकालता हूं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में से, तो मुझे मिलता है ई रेस टू एच माइनस 1, एंड नीचे मेरे पास में कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, अगर मैं टर्म्स को अलग अलग करता हूं तो। और इसके नीचे अलग से मैं क्या देना चाहूंगा, इसके नीचे अलग से मैं यहां पे एच देना चाहूंगा, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी आर गेटिंग। सो मुझे बताओ कि अगर मैं ये लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो ये तो आपका 1 आ जाएगा ना, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है ई की बार एच माइनस 1 अपॉन एच, मतलब यहां पे जी ऑफ एक्स तो राइट हैंड साइड में बचने ही वाला है। फर्दर आपको यहां पर इस एक्सप्रेशन के बारे में कोई गारंटी चाहिए कि यार ये क्या है, ये आपको जो बन रहा है ये जी एच अपॉन एच बन रहा है, ठीक है ना। सो जी एच अपॉन एच के बारे में हमें यहां पर गारंटी कैसे मिल सकती है, हमें यहां पर देखो ये दिया गया है कि आपका जी डैश 0 जो है वो 2 के बराबर है, राइट। जी डैश 0 आपका 2 के बराबर है, राइट। अच्छा, यहां पे gx तो देखो हम सॉल्व करके लिख ही रहे हैं, हमारा जो कैलकुलेशन चल रहा है वो g डैश एक्स के लिए चल रहा है, राइट हैंड साइड में हम यहां पे gx तो लिख ही रहे हैं, यहां आप e रेस टू x तो लिख ही रहे हो। व्हाट वी आर वरीड अबाउट कि ये लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ h अपॉन h। तो पहली बात ये कि क्या आपका g ऑफ h 0 बनेगा क्या, 0 डाल के g ऑफ 0 0 बनेगा क्या, ये डेटा हमारे पास में डायरेक्टली अवेलेबल है क्या, नहीं है। लेकिन तब भी हम यहां पे अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम यहां पे ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर आप यहां पे 0 डालते हो तो ये आपका 1 बनेगा, ये आपका g ऑफ 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये g ऑफ 0 बनेगा। तो यहां पे 2 टाइम्स ऑफ g ऑफ 0 है, यहां पे बेसिकली सिंगल g ऑफ 0 है, तो g ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, जो कि यहां पे वैसे भी होना ही चाहिए, नहीं तो अगला स्टेप आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। सो g ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, बहुत ही अच्छी बात है। तो हम यहां पे इसका मतलब फिर से LH का सहारा ले सकते हैं। LH अगर आप यहां पे अप्लाई करते हो तो ये लिमिट कैसे सॉल्व हो जाएगी, LH अप्लाई करते से ही ये लिमिट हो जाएगी आपकी g डैश 0 के बराबर, और g डैश 0 बनेगा, है ना, g डैश h अपॉन 1 आएगा, फिर h इक्वल टू 0 डालोगे तो g डैश 0 बनेगा, जिसकी वैल्यू यहां पर आपको 2 दे के रखी है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव अस द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, जो क्या है वो है आपका g डैश x, ये किसके बराबर आ रहा है, gx एंड प्लस e रेस टू x के साथ में 2 मल्टीप्लीकेशन में है, जिसको हम 2 टाइम्स ऑफ e रेस टू x ऐसा बोल सकते हैं। डन है, इतना क्लियर है। ऑलराइट, सो वंस दिस इज क्लियर तो हम यहां पे अब देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। आइडियली तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, अगर तो हमें यहां पे पूछा जाए कि आप g ऑफ 5 बता दो, है ना, यहां पर तो हालांकि g डैश 5 का यहां पर इस्तेमाल है, g ऑफ 5 हालांकि यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर कोई हमसे लेकिन ऐसा कोई सवाल पूछता कि आप मतलब g ऑफ 10 बताओ या g ऑफ 2 बताओ, ऐसे कोई वैल्यू हमसे पूछता, राइट, तो हमें gx फंक्शन एक्चुअली निकालना पड़ता, जो हम निकाल सकते हैं, आज नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप मेरे साथ साथ यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको आती होती तो आप इस पॉइंट पे जी को लिटरली सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास में पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आप अगर यहां पे जीएक्स को थोड़ी देर के लिए y बोलते हो तो ये dy by dx बनेगा, सो dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e रेज़ टू x। दिस इज अ वेरी नाइस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको यूज करके, नॉलेज को यूज करके हम जीएक्स तक पहुंच सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अभी जो इन्होंने सवाल पूछा है शायद उसके अंदर उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, राइट, क्योंकि इन्होंने हमसे बोला है कि आपको g डैश 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ e रेज़ टू 5 का वैल्यू निकालना है, राइट। सो ये क्लियर है कि यहां पे कहीं ना कहीं 5 इनपुट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसके अंदर बस x इक्वल टू 5 डाल देता हूं तो देखो क्या होगा, अगर मैं 5 डालता हूं तो यहां पे g डैश 5 बनेगा जो कि मुझे चाहिए, यस। यहां पे आपका g ऑफ 5 बनेगा जिसकी वैल्यू मेरे पास में ऑलरेडी है, और यहां पे 2 टाइम्स ऑफ e रेज़ टू 5 बनेगा, ठीक है ना। सो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में पुश करता हूं तो g डैश 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ e रेज़ टू 5 ये ऑटोमेटिकली g ऑफ 5 के बराबर आएगा, और g ऑफ 5 की वैल्यू इन्होंने 32 ऑलरेडी हमें दे के रखी है, ठीक है ना। सो दैट एक्चुअली बिकम्स द फाइनल आंसर ऑल्सो। g ऑफ 5 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बन जाता है। बट ये क्वेश्चन और अच्छा बन सकता है, आपको इस क्वेश्चन में वाकई होल्ड बैक करके क्वेश्चन बनाया गया है, ताकि इस पॉइंट पे जब आप अपने आइडियाज को समझ रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है ना, तो आपको इस वजह से इस क्वेश्चन को छोड़ना ना पड़े कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते नहीं आता है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर इसका जो क्वेश्चन का तरीका है वो ऐसा बनाया गया है कि आप इस पॉइंट पे जितना कर सकते हो उतना आप सीख लो, राइट। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू लर्न इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कि आपके यहां पे g डैश x कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट, ऑलराइट। Okay, so what else can be seen? This is another question which is based on the same idea. लेकिन ये सवाल आपका कहाँ का है? ये आपका जे एडवांस का सवाल है, ठीक है ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये जे एडवांस 2020 में पूछा गया था, राइट। मतलब आपके यहाँ पर जो नॉलेज है वो पूछा भी जा चुका है, और आगे भी यहाँ पर जो है इसकी रिक्वायरमेंट आपको आ सकती है। सो मेक श्योर कि ये अच्छे तरीके से आप समझ लें। अगेन आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जब भी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जैसा कोई एंटिटी होता है तो वी ऑलवेज प्रीफर कि यार इस आइडिया को यूज कर लेते हैं, राइट, क्योंकि इसको x प्लस एच में कन्वर्ट करके यूज करना सबसे आसान होता
राइट। सो लेट अस सी कि ये जो जेई एडवांस का सवाल है इसके अंदर हमें क्या एक्स्ट्रा पेन्स लेने पड़ेंगे या ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। लेट अस सी दैट। इसके अंदर हो सकता है कि हल्का फुल्का सा इंटीग्रेशन में आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आपको करना पड़ेगा, बट वो देखते हैं यहाँ पे कितना जरूरी होता है। सो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है आपके, इसमें एफ और जी नाम के दो फंक्शंस दिए आपकी बार, ठीक है ना। एंड देन व्हाट दे हैव गिवन इज कि यार आपकी ये फंक्शनल इक्वेशन एफ सेटिस्फाई करता है। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम विद दैट, एफ करता है तो वी आर ओके विद दैट। अच्छा, और दिया है यहां पर जीएक्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन कि जीएक्स जो है ना वो एफ एक्स अपॉन एक्स के बराबर है, ऐसा भी बोल ही सकते हैं, है ना, कि आपका जो एफ एक्स है वो एक्स इंटू जी एक्स है। तो आपको यहाँ पे जीएक्स के बारे में अगर कुछ भी अगर रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप एफ एक्स अपॉन एक्स की मदद से रिप्लेसमेंट्स करवा सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली जीरो के लिए यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, लेकिन टेंडिंग टू जीरो के लिए तो डेफिनेटली वर्क कर ही जाता है, राइट। सो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन को यूज अगर करना स्टार्ट करूं, है ना, तो सबसे पहला काम तो आप इस कंडीशन का यही लोगे कि यार मैं यहाँ पे जीएक्स की वैल्यू एफ एक्स अपॉन एक्स रिप्लेस करवाना चाहता हूं, जो देख के आपको फिर से याद आएगा कि हाँ इसके पहले भी कुछ सवाल थे जिसके अंदर इस इंफॉर्मेशन को दिया गया था, राइट। इन्होंने लेकिन क्या है थोड़ा सा हिडन तरीके से इस इंफॉर्मेशन को दिया है, क्योंकि अदरवाइज तो जी का यहाँ पे और कुछ ज्यादा काम नहीं है। ऑप्शंस में देख लेते हैं एक बार जी है क्या ऑप्शंस में, हाँ ऑप्शंस में जी है, ऑलराइट। सो थोड़ा काम इन्होंने जी का आगे भी लिया है, ऑलराइट। ओके, सो हम यहाँ पे बेसिकली अब ये देख पा रहे हैं कि यार एफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो पे आपका 1 के बराबर बनता है, ठीक है ना। और हमारे पास वो फंक्शनल इक्वेशन भी है। ये फंक्शनल इक्वेशन एकदम स्टैंडर्ड लग रही है अब हमें, इसके अंदर कुछ नयापन नहीं लग रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग, नया नहीं लगना चाहिए, राइट। सो वी वांट टू बेसिकली राइट एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है आपका, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहां पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, राइट। एंड इसको अगर मैं रिप्लेसमेंट में डालता हूं एक्स प्लस एच वाले टर्म को, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का रिप्लेसमेंट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स पहले लिख लूं, फिर उसके बाद में एफ ऑफ वाई की जगह एफ ऑफ एच लिख लूं, एंड यहां पे आपके इसमें आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एंड देन एफ ऑफ एच, इतना आपके इसमें आएगा। इन सब के बाद में एक माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑब्वियसली आएगा, नीचे आपका एच भी आने वाला है, राइट। सो व्हाट गेट्स कैंसल्ड आउट, यहां पे आपका जो कैंसिलेशन है वो एफ एक्स और एफ एक्स का होगा हर बार की तरह, ठीक है ना, हर बार तो नहीं लेकिन मोस्टली हो जाता है। एंड देन आपके इसमें यहाँ पे आप दो अलग अलग टर्म्स आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, इनफैक्ट या तो एक ही टर्म नोटिस करो, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो आप इन दोनों में से अभी क्या एफ ऑफ एच कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके इसमें यहाँ पे 1 प्लस एफ एक्स बचेगा एंड साथ में आपके पास में एफ एच अपॉन एच आएगा। तो ये तो सॉल्व क्या ही करेंगे, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है एच के रिस्पेक्ट में, है ना। एच की लिमिट कहां लग रही है, इनके फ्रैक्शनल वैल्यू पे लग रही है, और यहां पे कंपेयर करके डायरेक्टली आप बता सकते हो कि 1 ही आने वाला है। तो x टेंडिंग टू जीरो पे एफ एक्स अपॉन एक्स बोलो या h टेंडिंग टू जीरो पे एफ एच अपॉन एच बोलो, बात तो एक ही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 के बराबर बनेगा, एंड इसलिए आपका जो फाइनल यहां पे कंपैरिजन है एफ डैश एक्स का, वो किसके साथ में जा रहा है, 1 प्लस एफ एक्स के साथ में जा रहा है, ठीक है ना। नाउ लेट मी मेक योर लाइफ अ बिट कंफर्टेबल अगेन, क्योंकि आपको हो सकता है कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखिए एकदम से क्लिक ना करें कि इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे यहाँ पे किस तरह से सॉल्यूशन डेवलप होगा। सो आपके लिए एक इजी काम अगर करना है तो आप ये बोल सकते हो कि लेट अस कंसीडर कि आपका जो एफ एक्स है वो थोड़ी देर के लिए y है। इसका मतलब अगर आप दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हो, तो आपका एफ डैश एक्स जो है वो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। सो इफ आई टेक दिस रिप्लेसमेंट कि एफ एक्स को मैं y से रिप्रेजेंट करूंगा तो एफ डैश एक्स को मैं dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड दैट्स व्हाई जो ये आपका बॉक्स है ना, ये कैसे नजर आने लग जाएगा आपको, ये dy अपॉन डी एक्स एंड राइट हैंड साइड में 1 प्लस वाई नजर आएगा, ठीक है ना। अब ये काफी इजी टू अंडरस्टैंड आपका एक्सप्रेशन है जिसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। आप क्या करोगे, यहां पे dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ भेज दो और 1 प्लस वाई को नीचे लेके आ जाओ। सो dy के नीचे आपका 1 प्लस वाई आ जाएगा। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर एक्चुअली सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी इजी है कि आपको एकदम से ऐसा फील नहीं आएगा कि और मिसिंग आउट ऑन सम नॉलेज। पूरा एक चैप्टर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का अभी नहीं पढ़ा है, ऐसा आपको फील नहीं आएगा, आपको आएगा समझ में, ठीक है ना। काफी सिंपल है ये, ऑलराइट। एंड अगर आप ड्रॉपर वगैरह हैं तो फिर तो आपको यहाँ पर पता ही है कि ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट कहलाता है, ठीक है ना। जो 12th के बच्चे हैं जिनकी जर्नी अभी यहाँ पे आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, वो यहाँ पर लेकिन अभी बस इसको भी कंफर्टेबली है ना डाइजेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सो आपने क्या किया, इस ब्रैकेट को नीचे भेज दिया, इस ब्रैकेट को उधर भेज दिया और दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो इसको भी इंटीग्रेट करते आता है, डीएक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स ही बनेगा और 1 अपॉन 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन लॉग हो जाएगा, है ना। जो आपको 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन ln ऑफ 1 प्लस एक्स होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन ln ऑफ 1 प्लस वाई बनेगा। दैट अगेन इज प्रीटी इजी टू डीकोड। तो यहाँ पे ln के अंदर आपको क्या मिल रहा है, ln के अंदर 1 प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ पे आपको x के साथ में एक एक्स्ट्रा c मिलेगा, ऑलराइट। सो नाउ द टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c ऑल्सो। तो c का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो आपके इसमें यहाँ पे जो डेटा पॉइंट अवेलेबल है वो क्या है,
क्या मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं? देखो आपके पास में यहाँ पे जो y है वो क्या है, y आपका fx ही है। तो अगर आप चाहते हो तो एक काम और कर लेते हैं, है ना, यहाँ पर fx तक चीजों को पहुंचा देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे fx तक चीजों को पहुंचाना चाह रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको e के पावर में स्विच कर सकता हूं। तो 1 + y इज इक्वल टू e की पावर में x + c, ऐसा आ गया, ठीक है। और अब यहां पर जो है 1 को अगर मैं उस तरफ भेजूंगा तो मेरे पास में y का एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा है, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, e की पावर में x + c - 1, राइट। और ये जो है फिर से आपका क्या है, ये आपका बेसिकली fx ही है। सो fx के बारे में मेरे पास में ये अब जो है इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। fx ऐसा अगर आपको नजर आ रहा है तो आप c का वैल्यू कितना यहां पे डिकोड करके बताओगे, राइट। सो आई नीड सम वैल्यू ऑफ f जो मुझे पता है, राइट, एंड दैट वैल्यू इज अगेन f of 0 इज इक्वल टू 0। अगेन मैं यहां पे 0 डाल के आपको बता सकता हूं कि f of 0 इक्वल टू 0, देखो यहां से भी आ रहा है, लेकिन यहां पे देखोगे तो यहां पर आपको थोड़ी मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगी। इसलिए बेस्ट आइडिया क्या है कि यहीं से डिकोड कर लो, यहां से डिकोड कर लो कि यार अगर ये लिमिट सॉल्व करके एक फाइनाइट वैल्यू बन रहा है, मतलब यहां पे आपने f of 0/0 देख के बोला कि लिमिट सॉल्व करूंगा और लिमिट सॉल्व करके आपने 1 निकाला है, राइट। सो ये आप क्यों कर पाए हो, ये आप इसलिए कर पाए हो क्योंकि f of 0 भी 0 ही बनते हुए आपको दिख रहा होगा। क्योंकि f of 0 अगर 0 नहीं बनता यहां पे तो आपके इसमें कोई दूसरा क्वांटिटी अपार्ट फ्रॉम 0, नॉन जीरो क्वांटिटी अपॉन 0 आता, तो नॉन जीरो अपॉन 0 तो ये तो आपका नॉट डिफाइंड होता है, जबकि आपके इसमें एक फाइनाइट आंसर लिमिट का आया है। ये तभी पॉसिबल है जब 0/0 फॉर्मेट बनेगा। मतलब ये क्लियर है कि यहां से हम अगर कुछ डिकोड करना चाहे तो ये डिकोड कर सकते हैं कि आपका f of 0 तो 0 ही होना चाहिए, है ना। अगर कुछ डिकोड करना चाहे तो ये तो डिकोड हमने करना ही चाहिए कि f of 0 आपका 0 होगा, राइट। सो f of 0 अगर आपका 0 होगा तो आप यहां पे 0 अगर रिप्लेस करते हैं, 0 अगर आप ऊपर रिप्लेस करते हैं तो f of 0 विच इज 0 ये किसके बराबर आ जाएगा, e raised to c एंड -1 के बराबर आ जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहां पे 0 रिप्लेस करके आपकी इक्वेशन आएगी कैसी, ये आ जाएगी e raised to c - 1, मतलब e raised to c करके आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। सो e raised to क्या करके आपको 1 मिलता है, e raised to 0 करके मिलता है, मतलब c का वैल्यू आपका कितना आ गया, यहां से 0 के बराबर आ गया, ठीक है ना, डन। ओके, सो जितनी ज्यादा स्टेप्स मैं आपको दिखा सकता हूं उतनी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका यहां पर जो है इस वजह से, है ना, कॉन्सेप्ट का होल्ड ना बिगड़े कि आपको इंटीग्रेशन पे अभी करंटली उतना होल्ड नहीं है, ठीक है ना, उतना पकड़ नहीं है, चलेगा, है ना। हमने थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप यहां पर दिखा दिया आपको करके कि कैसे यहां पर हम बेसिकली सी की वैल्यू तक पहुंच रहे हैं, राइट। सी की वैल्यू एक बार अगर आपको 0 मिल जाती है तो वी कैन बेसिकली अगेन जंप फ्रॉम हियर टू हियर, और हम कह सकते हैं कि y जो है, जो कि आपका fx है बेसिकली, ठीक है ना, चलो fx लिख लेते हैं इसको, जो आपका यहाँ पे fx है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, fx आपका यहाँ पे e raised to x - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन आपके इसमें fx का रेडी हो गया है। सो यहाँ पे जैसे ही fx आ गया तो आपकी पूरी कहानी ही डन है, अब कोई परेशानी की बात ही नहीं है। सोच के देखो, fx मेरे पास में आ गया है, तो अब एक एक करके क्वेश्चन अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं तो ये बोल रहा है कि fx इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जो आया है वो तो e raised to x - 1 है, करते जाओ डिफरेंशिएट, कहीं पर भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कि g of 0, इफ g of 0 इज 1 देन g इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंगिंग टू r। ऐसा क्यों बोल रही है, देखो g के बारे में हमारे पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है कि आप अगर x मल्टीप्लाई करते हो g के अंदर तो आपको fx मिलता है, मतलब fx अपॉन x करके आपको g मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं ऑप्शन बी को भी यहां पे अगर चेक करना स्टार्ट करूं, सो ऑप्शन बी के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि यार आपका जो fx है ना, आपको जो fx है उसी को x से डिवाइड करते हैं तो gx आता है, मतलब gx का जो एक्सप्रेशन है दैट इज बेसिकली e raised to x - 1 अपॉन x, राइट। तो इनका कहना क्या है, इनका कहना क्या है कि अगर तो मैं g of 0 को 1 के बराबर कर देता हूं, क्योंकि अभी ऑब्वियसली ये 0 के लिए डिफाइंड तो नहीं है इस तरीके से अगर मैं करूंगा तो, क्योंकि आपके यहां पर नीचे नॉट डिफाइंड क्वांटिटी चला, मतलब 0 क्वांटिटी जा नहीं सकता, ठीक है ना। तो 0 पे ये डिफाइंड नहीं है जिस तरह से हमने यहां पे अभी लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन ही कुछ ऐसे कर दूं, है ना, इफ आई डिफाइन इट लाइक दिस कि gx जो है वो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, अगर x 0 नहीं है तो, लेकिन ये कितना है, 1 है, ये 1 है, ये 1 है, अगर x 0 है तो क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है हमसे कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इफ g of 0 इज इक्वल टू 1, ओके हमने कर दिया, g of 0 इज इक्वल टू 1 एंड बाकी सब जगह तो जो है वो है, राइट, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। देन g इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंगिंग टू r, क्या ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो जो आपका अपार्ट फ्रॉम 0 वाला फंक्शन है उसमें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैसे भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, क्योंकि आपने बेसिकली एक डिफरेंशिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन से डिवाइड किया है तो फिर से आपका रिजल्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन ही आएगा। बस प्रॉब्लम क्या है, 0 पे ही है।
तो जीरो पे आप अगर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करने की कोशिश करते हो तो केवल आपको क्या चेक करना चाहिए, लिमिट चेक कर लेना चाहिए यार कि एग्जैक्टली जीरो पे आपका जो LHD RHD है वो तो हम चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपका यहाँ पे LHL RHL मैच करेगा क्या। तो अगर आप यहाँ पे लिमिट चेक करते हो तो आपके यहाँ पर क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट बनेगा तो उसकी वैल्यू कितनी निकल रही है, 1 निकल रही है। तो उस पॉइंट पे उन्होंने क्या गारंटी करवा दिया है, g ऑफ 0 इक्वल टू 1 देके आपका जो गैप हो सकता था उसको फिल करवा दिया है, आपका जो गैप हो सकता था उसको फिल करवा दिया। दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग gx का वैल्यू इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप यहाँ पे अपने जो है g ऑफ 0 की वैल्यू अगर 1 के बराबर ले लेते हो तो आपका यहाँ पे g डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन है यहां तक की कहानी। ऑलराइट, अगर आप पूरा यहाँ पे LHD RHD निकालना चाहते हो इस पॉइंट पे तो वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप सच में LHD RHD पूरा निकालो यहाँ पर एंड यू विल सी कि हाँ यार बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू, क्योंकि हमने g ऑफ 0 को यहाँ पे 1 ले लिया है, तो अब LHD RHD की कैलकुलेशन जब एंटायरली करते हो तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। समझ रहे हो क्या करना पड़ेगा आपको LHD RHD निकालने के लिए, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h माइनस 0 वाला वैल्यू मतलब 1 और नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना, x मिल जाएगा, ठीक है ना। लिख के दिखा दूं आपको एक बार डिफरेंशियबिलिटी का, अगर आपको चेक करना है तो, है ना, सॉल्व आप कर लेना। लेकिन अगर मैं RHD का एक्सप्रेशन आपको लिख के दिखाऊं तो कैसे बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे आ जाएगा g ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 माइनस g ऑफ 0 एंड नीचे आ जाएगा आपका h, यही होगा। अगर आपको 0 पे RHD लिखना है तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली आप लिखना चाहते हो, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को अगर आप लिखना चाहते हो तो आपके इसमें एक्सप्रेशन क्या आ रहा है आगे सॉल्व करने के लिए, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड उसके साथ में आपको मिलेगा बेसिकली g ऑफ h। g ऑफ h कितना लिखा जाएगा, g ऑफ h लिखा जाएगा आपका e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, फिर उसके बाद में आपके इसमें आ जाएगा कितना, माइनस ऑफ g ऑफ 0। g ऑफ 0 एक्जैक्टली कितना है हमारा, 1 के बराबर है, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं एंड नीचे आपके इसमें कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे अगर आप एलसीएम लेके देखते हो तो नीचे आपको h स्क्वायर मिलने वाला है। पूरा सॉल्व हो ही गया तो कर ही देते हैं, चलो खत्म ही हो गया ये एक्चुअली। सो e रेज टू x e रेज टू h माइनस 1 माइनस h और नीचे आ जाएगा आपका कितना, h स्क्वायर। सो एट दिस पॉइंट इफ यू कैलकुलेट योर आंसर तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सपांशन यूज कर लें। सो e रेज टू h का एक्सपांशन x स्क्वायर तक करना है, मतलब कितना आ जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, इतना एक्सपांशन कर लिया। माइनस 1 माइनस h आपको यहाँ पे कैंसिलेशन में जाते हुए दिख रहे हैं एंड नीचे आपका h स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट जस्ट मेक दिस कैंसिलेशंस एंड ऊपर नीचे से h स्क्वायर कैंसिल करके आपका आंसर 1/2 आता है, ठीक है ना। सेम आंसर आपको LHD का भी मिल जाएगा, आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। क्या ही करना है इसके अंदर, 0 माइनस h वैल्यू यहाँ पर डालनी है, नीचे भी आपको माइनस h आएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, फिर से माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर आपको वैल्यू तो प्लस 1/2 के ही बराबर मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ये भी बात आपकी एकदम ट्रू हो गई कि हाँ यार अगर g ऑफ 0 का वैल्यू मैंने 1 ले लिया है देन g एक डिफरेंशिएबल फंक्शन बन गया है ना। नेक्स्ट है डेरिवेटिव f'1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा क्या। सो वो यहां पर गड़बड़ है मेरे ख्याल से। आप यहां पर देख सकते हो कि आपका जो f' निकल कर आने वाला है वो कितना है, ठीक है ना। आपका जो f' निकल रहा है वो e⁻x के बराबर निकल रहा है एंड f' अगर आपका e⁻x के बराबर है तो इसके अंदर 1 डाल के तो e आना चाहिए, 1 डाल के तो e आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है ना। लेकिन हाँ डेरिवेटिव f'0 जो है वो आपका 1 के बराबर आएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि e⁻x के अंदर जब मैं 0 डालूंगा तो 1 आएगा, ठीक है ना। सो ये आपका बेसिकली जो है फिर से जो सवाल है इसके अंदर एक बार fx आ गया तो फिर आप यहाँ पे बाकी सारी चीजें काफी इजीली आंसर कर पा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, मोर देन 1 का सवाल है, तो आपने नोटिस किया कि हाँ यार यहाँ पे जो बेस आइडिया है वो तो अभी तक हमने जो सीखा इस लेक्चर में वही था, लेकिन आगे भी कई सारी चीजें हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, सो दीज आर इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ आइडियाज जो आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड फंक्शनल इक्वेशन का यहाँ पर फिर से मैं कहता हूँ दिस इज नॉट दी एंड, ठीक है ना। फंक्शनल इक्वेशन हमने एक बार डिस्कस किया है अलग से, फंक्शन चैप्टर के अंदर एक बार डिस्कस किया है हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में, एंड आगे भी आपके जो मल्टीपल चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग तरीके के फंक्शनल इक्वेशंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं फिर यहाँ पे अगली वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।